शादी के फेरों के बाद मेरी विदाई हो गई और मैं अपने ससुराल एक गांव में पहुंच गई। ससुराल पहुंचते ही कुछ रस्में अदा करने के बाद मुझे एक कमरे में बिठा दिया गया। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की थी और मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ एक किसान के साथ कर दी जिसका नाम महेंद्र था। मैं अपनी किस्मत पर रो रही थी। रोने के सिवाय और कर भी क्या सकती थी। कुछ देर बाद मेरा पति अंदर आया। मैंने एक हल्की सी झलक उसकी तरफ देखा तो वह मुझे बिल्कुल अनपढ़ गंवार लगा। रंग भी थोड़ा सांवला था। वह मेरे सामने आकर बैठ गया और मुस्कुराने लगा और उसने मुझे इस तरह देखा कि मुझे बहुत बुरा लगा। वह मुझे कहने लगा, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ जो मुझे तुम जैसी खूबसूरत और पढ़ी लिखी पत्नी मिली। मैंने तुरंत उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, मैं बहुत बदकिस्मत हूँ जो मुझे तुम्हारे जैसा पति मिला। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसको शायद मुझसे ऐसी बात की उम्मीद नहीं थी, लेकिन मेरा दिमाग बहुत खराब हुआ पड़ा था। मेरे माता पिता को मना करने के बावजूद भी मेरी शादी गांव में करा दी। मेरे मना करने पर उन्होंने कहा कि लड़का बहुत अच्छा है, खुद की ज़मीन पर खेती करता है, अच्छा ख़ानदान है और कमाता भी अच्छा है। तुम वहाँ बहुत खुश रहोगी। लेकिन क्या खुशी बस अच्छी कमाई और अच्छे ख़ानदान तक ही सीमित होती है? इसमें मेरी खुशी कोई मायने नहीं रखती क्या? मेरे अंदर बहुत जलन थी। मेरे शब्द मेरे बस में नहीं थे। मन कर रहा था कि सारी भड़ास उस पर निकाल दूं। वह बोला, किरण तुम ठीक तो हो? ये क्या बोल रही हो? मैंने कहा कि मैं सच बोल रही हूँ। तुम्हारा और मेरा कोई मेल नहीं है। मेरे मम्मी पापा ने पता नहीं तुम में क्या देखा जो तुमसे शादी करके मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। ये सब बोलकर मैं रोने लग गई और मेरा पति चुप होकर बैठ गया और बहुत मायूस भी हो गया था। मैंने रोते हुए कहा कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती। मेरी ये बात सुनकर वह हक्का बक्का रह गया। उसने कहा, तुम होश में तो हो? क्या बोल रही हो? मैंने कहा, जिससे मैं प्यार करती हूँ वह तुमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा और स्मार्ट है। ये सुनते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो उठकर बाहर चला गया। पर यह सच था कि मैं एक लड़के से प्यार करती थी। वह मेरे साथ ही पढ़ता था। मैं अभी अपनी किस्मत पर रो रही थी। कुछ देर बाद महेंद्र कमरे में वापस आया। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। शायद वो बाहर से बहुत रोकर आया था। उसने अपना बिस्तर उठाया और ज़मीन पर ही लेट गया। मैंने भी अपने कपड़े चेंज किए और बेड पर सो गई। बहुत दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। ना मैंने उसके साथ कोई बात की और ना ही उसने मेरे साथ। वह सुबह होते ही अपने खेतों में चला जाता और थक हार कर जब घर आता तो उसका शरीर और कपड़े मिट्टी और पसीने से भरे होते, जिसे देखकर मुझे घिन आती थी। मैं बड़े गुस्से से उसकी तरफ देखती और मुंह फेर लेती। मुझे देखकर वह कमरे से बाहर चला जाता और नहा धोकर वापस आता। मेरी मजबूरी ये थी कि मुझे सबके साथ बैठकर खाना खाना पड़ता था, क्योंकि मेरे ससुराल में सभी इकट्ठे बैठकर खाना खाते थे, जो मैं बिल्कुल नहीं कर सकती थी। कुछ दिन तक तो मैं आधा खाना खाकर ही उठ जाती थी। शायद ये बात महेंद्र को पता चल गई थी कि मैं उसके साथ बैठकर खाना नहीं खा पाती हूँ, इसलिए वह अब खुद ही आधा खाना खाकर उठ जाता था। मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता था कि वह सारा दिन खेतों में मेहनत करता है और उसको पेट भर खाना भी नहीं मिल रहा है। मैं तो बस अपनी अधूरी ख्वाहिशों के बारे में सोचती रहती हूँ और अपने प्यार अनुराग के बारे में सोचती रहती। मेरे पास फ़ोन नहीं था। मेरी मम्मी ने मेरा फ़ोन अपने पास ही रख लिया था। जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने सारी
शर्म लिहाज छोड़कर महेंद्र से फ़ोन मांगा और कहा कि मुझे अनुराग से बात करनी है। वह हैरानी से मेरी तरफ देखने लगा। मैंने उसके हाथों से फ़ोन छीन लिया और अनुराग को फ़ोन मिलाकर बातें करने लग गई। महेंद्र रोज़ की तरह ज़मीन पर सो गया। अनुराग अब भी मुझे अपनाने के लिए तैयार था। एक दिन मैंने गुस्से से महेंद्र से कह दिया कि मुझे छोड़ क्यों नहीं देते। मम्मी पापा की वजह से मैं खुद कुछ नहीं कर सकती थी। महेंद्र ने कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर कोई इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा की इज़्ज़त मेरी भी इज़्ज़त है। अगर वह लड़का तुम्हें इज़्ज़त से अपनाने के लिए तैयार है तो मैं खुद तुम्हें उसके पास लेकर जाऊंगा। मैं उसके साथ बात करके सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लूँगा और तुम्हें घर छोड़ दूँगा और तलाक के कागज़ भी भिजवा दूँगा। तुम खुशी से अपनी शादी उसके साथ करवा लेना। ये सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। मैंने ये सारी बात अनुराग को बताई तो वह भी बहुत खुश हुआ। 2 दिन बाद में महेंद्र के साथ अनुराग के घर पहुंच गई और महेंद्र से कहा कि तुम तलाक के पेपर भिजवा देना, क्योंकि अब मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहा। महेंद्र वहां से चला गया। घर में अनुराग के अलावा और कोई नहीं था, जबकि उसने तो कहा था कि उसने इस रिश्ते के बारे में अपने घर में सबको बता दिया है। मैंने अनुराग से पूछा कि तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं, तो उसने कहा कि तुम मेरे साथ कमरे में चलो, वहाँ चलकर बैठकर बात करते हैं। हम दोनों ने एक साथ बैठकर बहुत सारी बातें की और उसने हम दोनों की तस्वीर ले ली और वह तस्वीर किसी को भेज दी और खुद बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद उसके नंबर पर एक मैसेज आया, लड़की तो लाजवाब है, पर मैं इसकी कीमत 3 लाख से ज़्यादा नहीं दूंगा। जब मैंने उसके फ़ोन पर यह मैसेज पढ़ा तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। इससे पहले कि कुछ अनर्थ होता मैं वहाँ से भाग गई। रोते रोते अपने ससुराल पहुँच गई। मुझे देखकर महेंद्र बोला कि मैंने कहा तो था कि मैं तलाक के पेपर भिजवा दूंगा, अब यहाँ क्या लेने आई हो। मैंने उसको सारी बात बताई। उसके सामने मैं खुद को बहुत छोटा महसूस कर रही थी। थोड़ी देर बाद रात हो गई और वह हमेशा की तरह ज़मीन पर सो गया, लेकिन मुझे नींद नहीं आई और मैं सारी रात रोती रही। मैंने जो व्यवहार महेंद्र के साथ किया था उससे मुझे खुद से नफ़रत हो गई। जब मैंने सुबह उठकर देखा तो महेंद्र कमरे में नहीं था। मैंने रात को ही मन बना लिया था कि मैं महेंद्र से माफ़ी मांगकर उसके साथ नई शुरुआत करूंगी। मुझे समझ आ गया था कि उसके जितना प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता। महेंद्र जब शाम को घर आया तो मैंने उससे माफ़ी मांगी। मैं बहुत रोई, लेकिन वह कुछ न बोला। उसने मुझे कुछ पेपर दिए और कहा कि इनके ऊपर साइन कर देना। मैंने उससे कहा कि मुझे तलाक नहीं चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। पर वह कुछ न बोला और वहाँ से उठकर चला गया। मैं रोती रही और फिर सोचा कि रात को फिर से माफ़ी मांग लूँगी। जब रात को महेंद्र फिर से नीचे ज़मीन पर सोने लगा तो मैंने उससे कहा कि वह बेड पर सो जाए। मैं उसके पैरों में गिरकर रोने लगी और कहा कि मुझे तलाक नहीं चाहिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, इसके लिए मुझे जो चाहे सज़ा दे दो। महेंद्र ने कहा, अगर पेपर पढ़ लेती तो ऐसा ना होता। मैं जल्दी जल्दी उठकर बेड पर पड़े पेपर पढ़ने लगी। पेपर पढ़कर तो मेरा सिर चकरा गया, जिसमें लिखा था कि महेंद्र ने अपने हिस्से की सारी ज़मीन मेरे नाम कर दी है। ये पढ़कर मुझे बहुत ज़ोर का झटका लगा कि कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। मैंने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा कि मैं कल सुबह किसी काम के सिलसिले में शहर जा रहा हूँ, वापस आने पर सारी बात बताऊँगा। 1 हफ्ते से ऊपर हो गया था। मैं बड़ी बेसब्री से महेंद्र का इंतज़ार कर रही थी और मेरा ये इंतज़ार कभी ना ख़त्म होने वाला इंतज़ार ही बनकर रह गया।
क्योंकि महेंद्र नहीं बल्कि उसका मृत शरीर घर पर आया था। घर में मातम छा गया। मैं तो ये सब देखकर बेसुध हो गई। उसके एक दोस्त ने बताया कि कुछ समय पहले ही पता चला कि महेंद्र एक गंभीर बीमारी से पीड़ित है। शायद कोई बात थी जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। मुझे लगा कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। जब कुछ दिन बाद घर का माहौल शांत हुआ तो मेरी सास ने मुझे एक चिट्ठी दी और कहा कि ये महेंद्र ने दी थी तुम्हें देने के लिए। मैंने कहा महेंद्र तो अनपढ़ था, फिर उसने ये चिट्ठी कैसे लिखी? मेरी सास ने मुझे बताया कि महेंद्र बहुत पढ़ा लिखा था। तुम्हें कभी बताया नहीं उसने? लेकिन मैंने तो कभी उसके बारे में जानने की कोशिश ही नहीं की थी। मैं भागकर कमरे की ओर गई और चिट्ठी पढ़ने बैठ गई, जिसमें लिखा था, किरण, मैंने जब तुम्हें दुल्हन बने देखा तो तुम मुझे बहुत खूबसूरत लगी और तुम्हें देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। और हाँ, मैं पढ़ा लिखा भी था और चाहता तो एक अच्छी नौकरी भी कर सकता था, पर मैं अपने पापा के साथ किया हुआ वादा पूरा कर रहा था। उन्होंने अपने आखिरी समय में मुझसे एक वादा लिया था कि तुम इस ज़मीन को कभी बंजर नहीं होने देना, इसलिए मैं खेती करता था। जब तुमने मुझसे कहा कि तुम किसी और से प्यार करती हो तो मैं पूरी तरह से टूट गया था और दिमागी टेंशन लेने से मुझे ये बीमारी हो गई। जब मुझे इसके बारे में पता चला तो मैंने अपने हिस्से की सारी ज़मीन तुम्हारे नाम कर दी, ताकि मेरे मरने के बाद तुम्हें कोई तकलीफ़ ना हो। और हाँ, अब तुम आज़ाद हो, जिससे चाहो उसके साथ शादी कर सकती हो। ये सब पढ़कर मैं ऊंची ऊंची रोने लगी, क्योंकि मैंने हमेशा हमेशा के लिए अपने पति को खो दिया था और मैं आज भी उसकी विधवा बनकर रह रही हूँ, क्योंकि इतने अच्छे इंसान को तकलीफ़ देने की यही सज़ा हो सकती थी। जो ज़िंदगी इतनी अच्छी और हसीन हो सकती थी, मैंने उसे अपने हाथों से ही उजाड़ दिया। आज भी दिल में एक टीस सी उठती है कि काश भगवान नीचे आकर मुझसे पूछ लें कि तुम्हें क्या चाहिए, तो मैं महेंद्र को भगवान से वापस मांग लूं। दोस्तों, आपको ये मार्मिक कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लाइक शेयर और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।